नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। महाराष्ट्र में जारी हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बीच उद्धव ठाकरे के खिलाफ चर्चा में आज अगर कोई चेहरा सबसे आगे है तो वो है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का। साउथ इंडियन फिल्मों की पूर्व एक्ट्रेस और सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान क्या किया। शिव सैनिकों ने जमकर बवाल काटा, यानी एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ चढ़ गया महाराष्ट्र में। इसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने कई केस दर्ज किए और सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। अब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। फिलहाल नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। राणा दंपति ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। हालांकि उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सांसद नवनीत राणा के साथ पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें नीची जाति का बताया गया। इसके साथ ही उन्होंने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि बदले की भावना से इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो। फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी। इनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है। हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे, अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाएं। इस बीच हनुमान चालीसा को लेकर जारी विवाद मुंबई से दिल्ली तक पहुंच गया। दरअसल सोमवार को बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। बीजेपी के इस दल में किरीट सोमैया भी शामिल रहे। किरीट पर खार पुलिस थाने में हमला हुआ। इसके विरोध में बीजेपी के दल ने गृह सचिव से मुलाकात की। डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को एक ज्ञापन दिया। इसमें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये बड़ा जो मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ लगा है और महाराष्ट्र में लगातार जो है हंगामा बरपा हुआ है। हालांकि जो प्रतिनिधिमंडल में किरीट सोमैया है, मिहिर कोटेचा है, अमित साटम है, पराग शाह जैसे लोग शामिल हैं। तो बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बीजेपी के हाथ लगा है और इस मुद्दे को बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। सियासी गलियारों में लगातार बवाल कटा हुआ है। दिल्ली तक इसकी आग पहुंच चुकी है। अब देखना है कि जैसे जैसे ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, बीजेपी को फायदा होता है या उद्धव सरकार संकट में आती है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरे मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। किशोर कल्हारे, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही विनोद बागा, बीजेपी प्रवक्ता महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का वाघ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सर नमस्ते। सबसे पहला सवाल हम विनोद बागा जी आपसे करना चाहेंगे कि इस तरह के मुद्दे जो उठते हैं, जो हमला हुआ है, चालीसा को लेकर जो बात होती है, इस तरह के जो मुद्दे हैं क्या बीजेपी ने पेटेंट करा रखे हैं और क्यों इस तरह के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाता है? मैंने ये बीजेपी की इसमें कोई हाथ नहीं। जो राणा दाते ने उन्होंने खुद जाके शिवसेना को या उद्धव ठाकरे को कहा था कि हम हनुमान चालीसा मातोश्री के आगे पढ़ेंगे जी। ये उनका खुद का व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा था। बीजेपी का इस कोई हाथ नहीं और वो इंडिपेंडेंट है। दोनों ही, नवनीत राणा हो या रवि राणा हो, दोनों भी इंडिपेंडेंट है। इसमें बीजेपी का हाथ होने का कोई सवाल ही नहीं आता। लेकिन लाउड स्पीकर लगा के इस तरह से, चाहे मुस्लिम भाई बात करें अजान को लेकर, चाहे हम बात करें हनुमान चालीसा को लेकर, सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर को लेकर कोई कदम तो अब तक उठाया नहीं गया। ना बीजेपी सरकार ने उठाया, ना अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई उठाया गया। क्या वजह है कि ऐसे मुद्दों को तूल तो दिया जाता है लेकिन उस पर काम नहीं होता? नहीं, ये तो राज ठाकरे साहब ने मुद्दा उठाया तो ये बात उनको पूछनी चाहिए। बीजेपी ने कभी उनको भी नहीं कहा। उनकी एक अलग पार्टी है, बीजेपी एक अलग पार्टी है। तो बीजेपी के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात नहीं, बीजेपी के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बीजेपी ने ये कहा कि जो कोर्ट ने जो सूचना दी है, कोर्ट के अनुसार आपने सब धर्म ने उनका पालन करना चाहिए। कोर्ट के अनुसार सब धर्म ने उसका पालन करके अपना लाउड स्पीकर जो मर्यादा रखनी चाहिए, ये बीजेपी का वहां पर कहना है। चलिए किशोर जी आपसे जानना चाहेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल है।
बहुत सारी बातें ऐसी सामने आती हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें आपसे सहमति नहीं हो पाती है, क्या कानून व्यवस्था भी नहीं संभल रही, इस तरह की चीजें जो बड़े मुद्दे हैं उन पर कभी संज्ञान भी नहीं लिया जाता। इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों इतनी अस्थिर सरकार नजर आ रही है उद्धव ठाकरे की? नहीं, हमारी सरकार उद्धव जी की पूरी अस्थिर सरकार नहीं है, स्थिर सरकार है। और यही बीजेपी वालों को बातें नहीं आ रहा है। और जिस पद्धति से उन्होंने जो बता रहे हैं कि हमारा कोई इसके अंदर में सहयोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे तो राजनीति पूरी यही कर रहे हैं। क्योंकि नवनीत राणा और ये जो राणा जो उनकी मिनिस्टर है और दोनों मियाँ बीबी, तो अमरावती की में तो कभी उन्होंने कभी पढ़े नहीं है। उनके मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का हमको कहा गया है। और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड जुडिशरी पूरा खराब करने का काम ये कर रही है, अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, हमारे पूरे शिवसेना और शिवसैनिक तो ये मजबूत है। और वो क्या है, उन्होंने देख भी लिया है कि जो इस प्रकार से उन्होंने जो क्या मजबूत है। एक औरत के लिए पूरे शिवसेना रास्ते पे उतारना पड़ी आपको, क्या मजबूत है? एक औरत के लिए नहीं है, एक औरत के लिए पूरी शिवसेना। उनको अगर हजारों वाघा जी उनको अपनी बात रखने दें। वाघा जी थोड़ा सा पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दें, एक एक कर आपको मौका दिया जाएगा। जी बताइए। हनुमान चालीसा अगर हम लोग आपका सुने ना तो हमारा भी सुनिए यार। हनुमान चालीसा अगर आपको पढ़ना है तो आप घर में पढ़िए, मंदिर में जाके पढ़िए। आप रोड में जाके उसी के लिए मातोश्री के सामने जाने के पढ़ने की क्या जरूरत है? ये दिखावा है, ये सिर्फ ये पॉलिटिकल एक स्टंट है। ये पॉलिटिकल स्टंट इन्होंने किया, इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड में इनका पूरा हाथ है बीजेपी वालों का, ऐसा हमारा कहना। नहीं, सरकार आपकी किसी को साथ लेकर नहीं चल पाती है, बैठक आप बुलाते हैं उसमें कोई शामिल नहीं होता है, इसके पीछे की क्या वजह है? यानी कि आप सभी के साथ आपकी सहमति नहीं बन पाती ना किसी मुद्दे पर? उद्धव जी ने सभी को बुलाया, सबको सहमति सरकार चल रही है और स्थिर सरकार है। महाराष्ट्र के अंदर में स्थिर सरकार चल रही है और लोग भी यहाँ के पब्लिक भी स्थिर सरकार से बड़ी खुश है। ये कुछ विरोधों को इसलिए इनको कोई जैसे चांस मिलते नहीं, मौके मिलते नहीं, तो ये ऐसा कुछ मौका इसको उठाओ उसको उठाओ और राज ठाकरे को ये करो, आगे चलो, आगे राणा जी को या मिसेस राणा को उनको आगे बढ़ाओ। इस प्रकार की राजनीति ये अच्छी राजनीति है, ये बराबर नहीं है। नहीं तो ये क्या आप मानते हैं कि पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह में शामिल हो जाता है? नहीं, पूजा पाठ करो तो करो, घर में कीजिए ना, किसने मना किया आपको? मंदिर में जाके करिए। तो मातोश्री में तो आप ही ने कहा था कि करने के लिए पूजा पाठ, उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा था कि हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। हम तो पढ़ते हैं ना, उद्धव जी पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, हम लोग बाहर जाके पढ़ते नहीं ना। बोलो एक बार हनुमान चालीसा बोल के बताओ, रोज पढ़ते हो तो। वाघा जी, इस तरह के मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, चूंकि कहते हैं सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं किशोर जी, उनका कहना है कि बीजेपी हवा दे देती है और फिर पीछे चली जाती है, तो क्या राज ठाकरे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? राज ठाकरे को कहीं ना कहीं चाबी भरी गई है बीजेपी के जरिए, ये माना जाए? क्या उनको खुद समझता है कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन सा मुद्दा नहीं उठाना है? रही बात, हम पर्दे के पीछे से कभी वार नहीं करते, हम सामने आके वार करते हैं। हमको कोई डरने की कोई बात नहीं, बीजेपी में खुद ताकत है, कोई मुद्दा उठाने का रहा तो हम खुद उठा सकते हैं। तो बीजेपी मानती है कि जोर शोर से हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर? राणा ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उनको राजद्रोह का आरोप उनके ऊपर लगा के केस डाल के उनको अंदर डाल दिया? राजद्रोह का आरोप अगर लगाना है तो संजय राउत के ऊपर लगाना चाहिए। वो तो रोज आए दिन पंतप्रधान के ऊपर और देश की सरकार के ऊपर यहाँ पर बोलते रहते हैं। उनके ऊपर कौन सा यहाँ पर गुना लगा के दर्ज करनी चाहिए, ये पूछे जा रहा है उनको। समझ में आता है उनके कांग्रेस कौन है? विनोद जी, लगता संपर्क टूटा है हमारे साथ, फिलहाल हम बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर बवाल कटा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन सारी चीजों के पीछे रहती और एक मुद्दे को गरमाती है, धार्मिक उन्माद को लेकर कहीं ना कहीं कोई मुद्दा एक लेकर आती है, उसके बाद वो मुद्दा ज्वलनशील होता है और राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से उबाल आता है, उसके बाद उस मुद्दे को बीजेपी भुनाना चाहती है। यानी पहले आपदा प्रकट होती है, उसके बाद आपदा प्रबंधन का काम किया जाता है। विनोद वाघा जी अपनी बात रखते हैं। विनोद जी, अपनी बात आप पूरी करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में। विनोद जी, चलिए किशोर जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए जी। किशोर जी, क्या वजह है, अब आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? क्योंकि इतने बड़े बड़े आरोप लगाकर उनको जेल पहुंचाया गया है, इस तरह की चीजें क्या माना जाए कि एक बदली की कार्रवाई है कहीं ना कहीं, या घेरने की कोशिश की जा रही है कि कौन कितना बड़ा है राजनीतिक गलियारों में, कौन किस पर कितनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है? अगर हम कोई बड़ा मुद्दा उठाएंगे तो ठीक है,
तुम उठाओगे तो हम फिर जेल भेज देंगे, इस तरह की चीजें भी सामने आएंगी अब। नहीं, ये बदले की कार्रवाई क्यों होती है राजनीतिक गलियारों में? बदले की कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो पॉलिटिकल स्टंट रवि राणा और नवनीत राणा ने जो किया है, जी, मुंबई का पूरा जो वातावरण खराब करने की जो कोशिश की है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है, रास्ते में खड़े रह के आप ये करोगे, बात करोगे और मातोश्री में आके करेंगे, तो नेचुरली हमारे शिवसैनिक भी उसके अंदर में ये है। और शिवसैनिक लेकिन का ये है कि जो हम लोग मातोश्री हमारे लिए मंदिर है जी, अगर हमारे मंदिर में आके करेंगे। लेकिन ये तो एक बड़ा सवाल है ना कि ये बड़ा सवाल बनता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह कैसे हो जाएगा? नहीं, उसने कहा है हनुमान पाठ कीजिए ना, हमने कहा मना किया? उल्टी अमरावती इतना बड़ा शहर है, अमरावती में करिए, आपने अपने घर में कीजिए। चलिए हम आएंगे चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि पाठ कर सकते हैं, अपने घर में बैठकर करें, जहां इच्छा है वहां करें। कन्हारे माफ कीजिएगा, प्रवक्ता शिवसेना और विनोद वाघा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों से हम चर्चा जारी रखे हुए हैं। किशोर जी, हम एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। क्या वजह है जो अगर इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो बीजेपी के नेताओं पर हमले शुरू हो जाते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है? ऐसे ऐसे बयान सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद को बढ़ा सकते हैं और जिस पर बिल्कुल शिवसेना चुप्पी साधे रहती है। नहीं, शिवसेना ने बिल्कुल ऐसे हमले नहीं किए हैं। अगर इस प्रकार के जहां वातावरण वहां पर इनको जो अपने कल आपने बात बता रहे हैं कि सोमैया जी, किरीट सोमैया जी, किरीट सोमैया को वहां जाने का क्या सवाल था? वहां पर सब जो यहाँ पर जब मतलब किसी के कहीं पर महाराष्ट्र में या देश के किसी कोने में जाने पर भी सवाल खड़े होंगे क्या सर? आप क्या रोक लगाएंगे किसी को कहाँ जाना है कहाँ नहीं? तो मतलब अब ये महाराष्ट्र सरकार तय करेगी कि कहाँ जाना है? अगर वहां पर आप थोड़ी तय करेंगे किसको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। आप बोलते हो कि हमारा उसको सपोर्ट नहीं है, तो फिर वहाँ पर किरीट सोमैया के बारे में आप बोल रहे हैं, तो आप थोड़ी तय करेंगे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। किशोर जी, ये तो बड़ी हदपत करने वाली बात है। ये तो बड़ी तय करेंगे। एक लोकतंत्र वाले देश में आप कह रहे हैं कि वहां जाने की जरूरत क्या है? ये तो बहुत अचंभित करने वाला सवाल है। ये गैर जिम्मेदाराना सवाल नहीं लग रहा आपको? मैंने गैर जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए तो आपको माफी मांगनी चाहिए। ये जो राणा जी है, राणा और ये जो आए हैं अमरावती से, सर आपको नहीं लगता कि इस बयान पर, जो बयान आपने दिया है, इस पर आपको माफी मांगनी चाहिए? भाई देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, आप कह रहे हैं कि वो उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपने बोला है कि उनके बीजेपी वालों के हमले क्यों हो रहे हैं जी। अगर वहां जाके कोई उकसाता है, उकसाने की बात होता है नेचुरली, ऐसे इस मौत में तो कुछ भी तो क्या आप हमले करेंगे? हमले नहीं करिए, हमले किसी ने। तो क्या ये मान ले किसने किया फिर? किशोर जी क्या हम ये माने कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर चल रहा है महाराष्ट्र भी? हेलो किशोर जी, क्या हम ये माने कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर महाराष्ट्र भी चल पड़ा है कि बीजेपी नेताओं पर हमले शुरू हो गए? महाराष्ट्र में हमलेबाजी होती नहीं है। महाराष्ट्र एक शांतिप्रिय सबसे बड़ा एग्जाम्पल किरीट सोमैया डेलीगेशन लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं, हमला हुआ है उनके ऊपर, आप इसको नकार रहे हैं? तो ये सब क्या है? सब पॉलिटिकल स्टंटबाजी चल रही है अभी सब महाराष्ट्र के अंदर में, जो कि अपना ये करने के लिए कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमले हुए कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, जरा ये बता दीजिए। तो पुलिस करेंगे ना उसकी कार्रवाई, जो पुलिस को कार्रवाई करना है, पुलिस बराबर अपना काम करती है। पुलिस अपना काम पुलिस तो आपके इशारों से काम कर रही है अभी। ऐसा नहीं है पुलिस इशारे से काम नहीं करता, पुलिस ही स्वतंत्र आपके इशारे से काम कर रही है। नवनीत राणा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने सुनी नहीं, उनको काफी देर तक बैठाल के रखा है। इस तरह की कार्रवाई होगी, वो भी एक महिला के साथ? नहीं, पुलिस अपना जो है कानून जो कार्रवाई है, पुलिस बराबर कानून कार्रवाई कर रही है। इसके अंदर कोई भी हमारा हस्तक्षेप नहीं है। किशोर जी, किसके साथ कार्रवाई हो रही है? जो आरोपी हैं, जिन्होंने हमला किया, उनका अता पता नहीं है, उनके लिए कोई कार्रवाई का अभी तक आपने आश्वासन भी नहीं दिया कि उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। और एक महिला को आपने जेल भिजवा दिया। नहीं तो कानून व्यवस्था तो तोड़ने की कोशिश किया, इसलिए उन्होंने काम किया। तो देशद्रोह का कौन सा मामला बन गया, जरा बता दीजिए। वो तो पुलिस बताएगी आपको। जी, विनोद वाघा जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप साफ किशोर जी कह रहे हैं कि आप लोग हवा देते हैं एक मुद्दे को, उसके बाद वो मुद्दा इस तरह से बड़ा बन जाता है, राजनीतिक लाभ के लिए आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। क्या ये माना जाए कि राजनीति में अब बीजेपी इस तरह का काम करने लगे? संजय राउत बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, संजय राउत हवा देते हैं। संजय राउत का बयान आप रोज चेक कीजिए, किस तरह की बयानबाजी रोज करते हैं। ये मामला सीधे सीधे ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा है।
विनोद सत्ता जी, की देखिए दादागिरी और सत्ता की मस्ती ये शिवसेना वाले यहाँ पर कर रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र का माहौल ये खराब कर रहे हैं। देखिए एक मुद्दा बहुत इनको ऐसा लगता है कि इनके गुंडागर्दी से हम डरेंगे, हम डरने वाले नहीं है। इनका ईंट का जवाब पत्थर से हम दे सकते हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं। तो विनोद जी क्या करेंगे? अब बीजेपी क्या करेगी? ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देगी? ईंट का जवाब हम भी पत्थर से दे सकते कैसे हैं। देंगे? हम कानून की इज्जत करते हैं, नहीं इसलिए हम चुपचाप बैठते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देंगे आप? हम भी कर सकते हैं, हम भी रास्ते पे उतर सकते हैं। क्या हमको पत्थरबाजी करने नहीं आती? हमको हाथ में पत्थर लेने नहीं आता? मगर हम कानून की इज्जत करते हैं, इसलिए चुपचाप बैठते हैं। ये सीएम ने और शिवसेना ने वहां पर सोचना चाहिए। नहीं तो आगे क्या है? आपको कानून पे भरोसा है? आपको लगता है कि आप भी ईंट पत्थर लेके उतर आएंगे सड़कों पर? हमको उतरना रहता तो हम अभी तक उतर चुके होते, मगर हम कानून की इज्जत करते हैं, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे डरते हैं और इनकी गुंडागिर्दी हम चुपचाप सह लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, सवाल आप दोनों से बहुत बड़ा है कि एक ऐसा मुद्दा जो कभी राजनीतिक मुद्दा बना ही नहीं, चुनावी मुद्दा जिसको बनाया ही नहीं गया, और वो बहुत गंभीर मुद्दा है जो कि है ध्वनि प्रदूषण का। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि का इस्तेमाल लोगों को परेशान करता है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, अलग अलग राज्यों के कोर्ट ने गाइडलाइंस भी बनाई है। सबसे पहला सवाल विनोद जी आपसे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा किशोर जी। क्या किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया जिससे लोगों को परेशानी ना हो और इस तरह के मुद्दे राजनीतिक ना बने? किशोर, विनोद जी। ये लाउड स्पीकर का मुद्दा तो बाला साहब ठाकरे जी ने कई साल पहले उठाया था। फिर इस मुद्दे पे शिवसेना को क्या आपत्ति है इनको? मगर इनको मालूम है कि अभी जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं सर, वो बता दीजिए, वहां पे आपने कौन सा कदम उठाया है? देखिए आप, कार्रवाई हो रही है सब तरफ, सब राज्यों में कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही? कर्नाटक का याद है आपको? 5 मंदिरों के खिलाफ जारी हुआ था सम्मन, लेकिन उसके बाद कुछ दलों के विरोध के बाद उसको वापस ले लिया गया। सब कार्रवाई हो रही है। कर्नाटक में आपने ही कहा अभी कि हो रही है, सब तरफ कार्रवाई हो रही है। अरे मगर सर, क्या सुन रहे हैं आप विनोद जी? इनको मालूम है कि अगर ये मस्जिदों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई ना, कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है, साथ छोड़ देगी। कोर्ट ने, विनोद जी, कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है, सेना ने, उसके बावजूद उस पर काम नहीं हुआ अभी तक। छोड़ दिया। ये आपके लिए चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? लोगों की परेशानियां क्यों नहीं समझ में आती है आप लोगों की? समस्या है ये, चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोगों की समस्या है। हम किसी लोगों के धर्म के ऊपर कैसी बात कर रहे हैं आप विनोद जी? एक तरफ प्रधानमंत्री जी जलवायु परिवर्तन के लिए बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर उठा रहे हैं अपनी आवाज। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो आम जनमानस से नहीं, प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर डिसीजन दिया है कि लाउड स्पीकर का डिसेबल वहाँ पर तय किया है कि कितना आवाज उसका होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? उसका दिया है, कितना? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कितना है सर? तो उसके हिसाब तो भी उसका पालन यहाँ पर क्यों नहीं किया जाता? सर आप तो बीजेपी नेता, कितना है, कितने डेसिबल बजना चाहिए? डेसिबल का उसका 5 या 6 कुछ तो भी दिया है, तो मगर उसका देने के बाद भी यहाँ पर महाराष्ट्र में क्यों नहीं उसका पालन किया? आप बता दीजिए कौन कौन से राज्य में बीजेपी सरकार ने इस तरह का काम किया है जिससे इस तरह के राजनीतिक मुद्दे ना बने, बल्कि गंभीरता से उस पर सोचा जाए। आप बता दीजिए ऐसे राज्यों के नाम। चालू है, हर राज्य में काम चालू है। जहाँ पर किया तो यहाँ पर तो वो ये सब विपक्ष वाले आवाज उठाते हैं कि ये करना गलत है बोल के। अच्छा, तो कोई अगर गलत चीज को सही कहे तो आप उस पर रुक जाएंगे फिर? नहीं, गलत चीज तो हम करते नहीं, हम सही बोल रहे हैं कि करना चाहिए। और हम किसी लोगों को धर्म के उनके प्रार्थना करने को यहाँ पर रोक नहीं रहे। जी किशोर जी, चलिए आपसे भी सवाल यही है हमारा कि इतना गंभीर मुद्दा जिसको राजनीतिक मुद्दा आज बनाया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हालांकि किया जा रहा है, इस तरह से इस आवाज को उठाई गई, लेकिन एक गंभीर मुद्दा यह भी है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया। कोई राज्य सरकार नहीं, कोई राज्य सरकार इस पर अमल नहीं करती। बड़ा मुद्दा होता ही नहीं है आपके लिए। ध्वनि प्रदूषण के बारे में महाराष्ट्र शासन ने जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो हिसाब से काम चल रहा है। तो यहाँ की पुलिस हर जगह जाके आवाज भी चेक कर रही है, मस्जिदों में जाके कर रही है, मस्जिदों में जाके चेक कर रही है, और वो 60 से 70 डेसिमल का जो लिमिट रहती है उसके अंदर कोई। अच्छा, आखिरी सवाल यही, बदले की राजनीति जारी रहेगी क्या शिवसेना की तरफ से? हम लोग बदले की राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं, यही लोग बदले की राजनीति करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग, हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आज की चर्चा से ऐसा लगता है कि सब ये पर्दे के विषय राजनीति तो यही लोग कर रहे हैं। चलिए विनोद जी, आपका क्या कहना है कि अभी कितना आगे जाएगी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर? मैंने जो, अगर आप गलत तरीके से कार्रवाई किसी के भी ऊपर करेंगे तो बीजेपी जरूर आवाज उठाएगी।
अभी मैं वही उनसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है, हमने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया, मगर आप उनके ऊपर जो केस लगाए वो क्या सही है? कौन सा राजद्रोह किया उन दोनों ने? जी, सोमैया जी के ऊपर आपने हमला किया, ये कौन से कायदे में है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास ऊपर मेहमानों का। विनोद जी, टाइम इतना ही था। किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि राजनीतिक मुद्दा इस बात को लेकर बन रहा है कि हनुमान चालीसा का या अजान का जो पाठ होता है लाउड स्पीकर के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर होना चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा से इस मुद्दे को उठाया गया। अब ये मुद्दा गर्मा चुका है, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बात, क्या इसी तरह से बदले की भावना से कार्रवाई की जाती रहेगी या इस तरह के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा ताकि धार्मिक उन्माद ना फैले और सबको समान रूप से न्याय मिल सके? फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।